हाँ, ओके। तो देखो, जैसे यूपीएससी का टॉपिक है, जस्ट समझो 30 साल पहले पहला टॉपिक सामने आ रहा है, भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना। अब इसको हम एक वैसे नज़रिए से समझते हैं कि जितने हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं सामने, उस टॉपिक से इस टॉपिक को करेंगे और फिर उस अगले टॉपिक से इस टॉपिक को भी मिलाएँगे और सारे टॉपिकों को एक दूसरे के अंदर ले जाकर उस टॉपिक को एक तरह से स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा 1995 में भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना, और आपको 2001 वाला टॉपिक दिख रहा है, कक्षा की अप्रासंगिकता। तो ये जो पुनः संरचना है, आप देखो, जब इंसान पुनः संरचना क्यों करेगा? जब उस चीज़ की एक प्रासंगिकता का अब मतलब कह सकते हैं प्रासंगिकता बनेगी नहीं या फिर प्रासंगिकता का अभाव हो जाएगा, तो उन कारणों से इंसान एक पुनः संरचना का निर्माण करने लगता है। और शिक्षा प्रणाली में पुनः संरचना करना एक तरह से ये दिखाता है कि हम पहली वाली जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से अभी की चीज़ों को एक वैसा आयाम देना चाहते हैं या फिर वैसा स्तर पहुँचाना चाहते हैं, जो वर्तमान युग के लिए प्रासंगिक हो या फिर वर्तमान युग के लिए आवश्यक हो। 1995 की बात है, तब सोचो 30 साल पहले जो हम एसे लिखते, उस एसे का मोड तो ऐसा होने वाला था ना कि एक ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे रोज़गार मिले, जिससे इंसान साक्षर हो, क्योंकि एक आप देखोगे साक्षरता दर बहुत कम थी या फिर कह सकते हैं जो हाँ, मानवों में एक वैसी चीजें थी। जैसे आप देखो 1998 का टॉपिक, वैश्विक ज्ञान भंडार में भारत का योगदान। तो अब आप समझो, भारत ने कई क्षेत्रों में, ना सिर्फ एक गणित के क्षेत्र में जहां सबको पता है कि शून्य का आविष्कार या फिर जो भी चीजें, उसके अलावा खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अलग अलग संगीत के क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में भारत ने योगदान दिया। तो उस प्रणाली की हमने पुनः संरचना की है या फिर जो भी प्रणालियाँ हैं, आप सारे टॉपिकों को देखते चले जाओ। वास्तविक शिक्षा क्या है? तो वास्तविक शिक्षा अगर हमें नहीं पता होगी, तब हम उस पुनः संरचना को करने जाएँगे या फिर वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा है, वो वास्तविक शिक्षा हो नहीं पा रही, इस कारण से हम उसकी पुनः संरचना करने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझो, अभी वर्तमान में जो शिक्षा नीति लागू मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर बन गया है, इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, वो 2020 की कह सकते हैं शिक्षा नीति बनी है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया या फिर नहीं बनाया? आज का जो भी टॉपिक आप समझो, सबसे पहले काम किया करो कि जितनी बातें आपके दिमाग में आए, उतना आप स्ट्रक्चर बना लो। कोई सी कहानी हो, उस कहानी का हिंट, जैसे एल्वा एडिशन की कहानी आपको याद आती होगी कि उनके टीचर ने उनको कुछ कह दिया था। बस एक हिंट के तौर पर आप उसको स्ट्रक्चर में ले लो। पारनी की कहानी आपको याद आती होगी तो उसको आप स्ट्रक्चर में ले लो, या फिर जो भी बातें हैं। अगर कहानी नहीं याद आ रही तो कहानी मैं बताऊँगा, साथ-साथ करेंगे कहानी भी, लेकिन फिर भी आप कम से कम ट्राई किया करो स्ट्रक्चर बनाने का। और स्ट्रक्चर से ही सारे क्वेश्चन, सारी जो बातें हैं, अब देखो इसमें कोई बोलो कि भारत की शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना, इसमें क्या-क्या लिखा जा सकता है? जो बोल पाए तो माइक ओपन करिए। फिर थोड़ा मतलब आप लोग भी बात करोगे तो ज़्यादा मतलब एक दिमाग में जो सेंस बनेगी ना, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, और जब बोलोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझोगे, क्योंकि बोला वही जा सकता है जो समझा जा चुका है। तो आप कोशिश करो जो भी बोल पाए या फिर टाइप अगर कर पाओ तो उसको कर सकते हो। क्योंकि देखो वर्तमान समय में क्या हो रहा है, शिक्षा नीति एक प्रणाली है, 2020 है, एनईपी तो उसका निर्माण हो रहा है। तो वर्तमान समय में भी ये बात प्रासंगिक हो रही है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हम एक शिक्षा को डिजिटलीकरण का रूप अगर दे रहे हैं तो कहाँ तक प्रासंगिक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान आएगा कि 1995 में भी ये टॉपिक आया था कि जो हम पुनः संरचना बना रहे हैं या फिर बार-बार नीतियाँ बना रहे हैं, बार-बार क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक प्रासंगिक है? कक्षा की प्रासंगिकता कहाँ-कहाँ तक है? या फिर जो हमारी नीतियाँ बन रही हैं कि हम पुनः संरचना बना रहे हैं, तो ये सर्व शिक्षा अभियान टॉपिक नंबर ये 2006 का टॉपिक देखो। सर्व शिक्षा अभियान क्या सबके लिए सर्व शिक्षा दे रहा है? क्या सबको सर्व शिक्षा दे रहा है? हम ये भी सोच सकते हैं। अब आप टॉपिक देखो, ये वाला क्या कहते हैं, 2002 का टॉपिक, भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण।
हमने शिक्षा प्रणाली बनाई, उसकी पुनः संरचना की, लेकिन जो उच्च शिक्षा है, इसका निजीकरण हो रहा है। ये चीज़ें जा रही हैं उस वर्ग के पास जो एक अमीर वर्ग है और हम अगर चाहें तो भी हम बड़ी यूनिवर्सिटी में, जो एक नाम की यूनिवर्सिटी है जिसमें लाखों-लाखों रुपए लगते हैं, उसमें चाहकर भी नहीं पढ़ सकते। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके पुनः संरचना बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? या फिर अगर डिजिटलीकरण का आप वर्तमान संदर्भ में आप देखो कि हम डिजिटलीकरण अगर देना चाहते हैं, हम नो सॉइलोज़ या फिर ओनली सॉल्यूशन वाले भाव से चीज़ें सामने लाने वाले हैं, तो वो चीज़ें सामने कैसे आ पाएँगी? वो पुनः संरचना कैसे स्थापित हो पाएगी? कक्षा की प्रासंगिकता कैसे एक उस स्तर पर आ पाएगी? जैसे एक कहानी नहीं, एक उदाहरण आप समझो। क्या होता है कि चलो सबको बताया जाता है कि संतुलित आहार किया जाना चाहिए। बच्चों शुरुआती जो आपकी शिक्षा है वो आप सामान्य तरीके से जियो एक प्रकृति का अनुभव लो सारी चीज़ें अच्छे से करो। लेकिन आपने कभी देखा है एक बायोलॉजिकल फैक्ट होता है कि जो बच्चा होता है उसको ज़रूरत होती है सूर्य के प्रकाश की जिससे उसको विटामिन डी मिलेगा और रिकेट्स के अलावा भी उसके जो सारी ग्रंथियाँ होंगी, सारे मस्तिष्क होंगे, वो विकसित होंगे। लेकिन स्कूल कब लगती है, शहरों की बात कर लो या फिर गाँव की बात कर लो। स्कूल का जो समय होता है ये लगभग 7 से 12 बजे तक होता है, जब मतलब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल अच्छे तरीके से लिया जा सकता है या फिर उस प्रकाश को अपने अंदर एक बच्चा मतलब सबसे नॉर्मल बात कि बच्चे का जो विकास होना चाहिए, किसी ने आज टॉपिक दिया भी था कि विकास ना सिर्फ बौद्धिक हो बल्कि शारीरिक हो, मानसिक हो। तो शारीरिक, मानसिक विकास के लिए आप समझो सूर्य का प्रकाश कितना आवश्यक है। लेकिन स्कूल लग कब रहा है 7 से 11, 7 से 1, 7 से वो। तो आप देखो इसमें सूर्य का प्रकाश मिला कहाँ? आप सिखा रहे हो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश लो और सूर्य का प्रकाश लेने कौन नहीं दे रहा है? आप नहीं लेने दे रहे हो। तो क्या आपने जो पुनः संरचना बनाई, इसका आपने ये नज़रिया देखा? ये जो चीज़ें हैं, क्या आपने इस चीज़ों को अमल की? ये चीज़ें क्या आपने उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, सारी चीज़ें क्या आपने उसको व्यवस्थित किया? क्या यहाँ पे कक्षा की अप्रासंगिकता नहीं आ गई? क्या आपने उस निजीकरण करने के चक्कर में क्या आपने गड़बड़ी नहीं कर दी? तो यही सारी बातें हमको सोचनी। जितने टॉपिक है ये सारे टॉपिक हमारे लिए एक कह सकते हैं रामबाण की तरह हैं और इसका अगर हम उपयोग रामबाण की तरह करेंगे ना तो बहुत काफ़ी मज़ा आने वाला है और उस लगभग एक टॉपिक से अगर कम से कम चलो एक पेज बना लेते हैं, तो हमारे पास टॉपिकों की भरमार है। फिर नेल्सन मंडेला भी कहेंगे, महात्मा गांधी भी कहेंगे, सारे लोग कहेंगे कि शिक्षा ये है, शिक्षा को ऐसे किया जा सकता है, शिक्षा को ऐसे बेहतर। अब देखो पुनः संरचना की बात आती है तो एक बात ये भी समझनी चाहिए। जैसे एक होता है एफएलएन, एफएलएन किसी को पता है क्या होता है? वर्ड फॉर लिमिट मतलब एक तरह से वैसा कि एक अगर सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो 1 मिनट में उसको 55 वर्ड पढ़ लेने चाहिए और पढ़ने के साथ-साथ उसको समझ भी आ जाना चाहिए और जब उससे कुछ सवाल पूछा जाए सामान्य सा सवाल, तो उसका जवाब भी वो दे ले। और अगर ऐसा वो कर पाता है, तो ऐसी चीज़ें हैं कि कह सकते हैं उसका जो एक एप्टीट्यूड है या फिर उसका एक स्किल है, स्किल अब डेवलप्ड हो चुकी है। अब वो मैथ के लिए भी काबिल है, वो संगीत के लिए भी काबिल है, वो सारी चीज़ों को एक शब्द को समझने के काबिल अगर इंसान हो जाता है, तो कार्य के करने काबिल हो जाता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा, आपने सारी चीज़ें। तो क्या इस बात पर फ़ोकस किया जाता है या फिर 2 का 2, 2 दूनी 4 तक सीमित कर दिया जाता है? तो वही चीज़ें हैं कि अगर पुनः संरचना हो, तो उस पुनः संरचना का आकार 1995 के स्तर पर होगा या फिर वर्तमान समय 2025 का एक संदर्भ रखकर होना चाहिए। ट्यूशन की डिमांड वही रहेगी कि पुनः संरचना पहले भी की जा रही थी, अभी भी की जा रही। अभी जो नो साइलोज़ आया है और ओनली सॉल्यूशन वाला, इसमें क्या है कि हम अपनी प्राचीन जो शिक्षा है, उसकी पद्धति भी देखेंगे। वर्तमान पद्धतियाँ जो चल रही हैं, एक प्रणाली चल रही है, उस पर भी विचार करेंगे और जो एक आगे लाया जा सकता है, उस पर भी विचार करेंगे। टेक्निकल शिक्षा हो या फिर एक कह सकते हैं प्रौद्योगिकी से भरी शिक्षा हो, उसका उपयोग किस स्तर पर किया जाना चाहिए, ये हम विश्व से क्यों नहीं सीख सकते? अभी आप देखो, कल या परसों की खबर थी, ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया कि जो बच्चे हैं 12 से 16 साल के बच्चे हैं, उनको मोबाइल से दूर रखा जाए।
उनको सीमित एक गैजेट्स प्रदान किया जाए। आयरलैंड ने पहले ही किया हुआ है। जो ब्राज़ील है उसने भी किया हुआ है। सारे देश ये कर रहे हैं। तो हम अभी क्या देख रहे हैं अपने मतलब एक समाज में कि जो चीज़ें हैं वो चीज़ें फ़ोन के कारण बिगड़ रही हैं। हम अपने बच्चे में एक नई बीमारी आ गई। यूपीएससी ने खुद सवाल किया जीएस-1 पे कि अब बच्चे को दुलारने की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। तो आप अब सोचो कि यूपीएससी खुद समझ रहा है कि भारत में ये समस्या है, विदेश इन समस्याओं को दूर करने के लिए नए-नए प्रतिबंध लगा रहे हैं, नियामक लगा रहे हैं, तो वो हम क्यों नहीं सीखते? हम बार-बार क्यों अपनी शिक्षा नीति को दोष दे रहे हैं या फिर बार-बार हम क्यों उन चीज़ों को क्योंकि भारत की शिक्षा नीति सबसे बेहतर अभी इस समय पर जो नो साइलोज़ का कॉन्सेप्ट आया है कि आप एक वैश्विक शिक्षा मल्टी डायमेंशनल आपको सारी जो प्रतिभाएँ हैं आपकी, उन सारी प्रतिभाओं का एक खोज किया जाएगा और सारी प्रतिभाओं के साथ-साथ आपको उन चीज़ों में, उन क्षेत्रों में कार्य करने दिया जाएगा। तो वो कार्य करने दिया जाएगा और कार्य करने दिया जा रहा है, दोनों में फ़र्क क्यों हो रहा है? और इस फ़र्क को ही हमको इस अपने टॉपिक में लिखना है। सारे टॉपिक आप देखो, आपके सामने हैं। ये वाला टॉपिक अगर सबसे शुरू वाला बात किया जाए, शिक्षा ना तो साध्य है, ना ही मनुष्य के जीवन की तैयारी का साधन है, यह तो स्वयं जीवन है। तो अगर शिक्षा स्वयं जीवन है, तो इसको हम लार्ड मैकाले की पद्धति में क्यों बना रहे हैं? अगर एक इंग्लिश इंग्लिश अगर एक भाषा है, तो इसको हम विषय का दर्जा क्यों दे रहे हैं? अगर मैथ का एप्टीट्यूड इंसान में नहीं है, तो एक अंक के नज़रिए से हम इंसान को क्यों तोल रहे हैं? अभी कल मैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि वो बताते हैं कि मैं स्कूल में तो बेकार था मतलब जैसा लोग तय करते हैं कि इतने मानक हैं, अच्छे नंबर आएँगे तो आप अच्छे हो, नहीं तो बेकार हो। लेकिन मेरे अंदर जो टैलेंट था एक्टिंग का, उस एक्टिंग के टैलेंट को भी वो मेरी उस स्किल के आधार पर तय कर रहे थे, उस प्रतिभा के आधार पर तय कर रहे थे। तब हमें बात याद आती है दुष्यंत कुमार त्यागी की। कि राह में खड़ा हूँ अंगारे लिए, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बताए। यार प्रतिभाएँ आप में हैं, हज़ारों प्रतिभाएँ आप में हैं, लेकिन आप अगर उन प्रतिभाओं की एक कह सकते हैं कि समझोगे नहीं कि क्या कौन-सी प्रतिभाएँ हैं, कौन-सी चीज़ें हैं, तो वो वास्तव में शिक्षा हुई कैसे? जैसे आज एक एसे आया था, उस एसे में लिखा था आत्महत्या वाली बात। आप समझो कि अगर पुनः संरचना हो रही है, सिलेबस इतना ब्रॉड कर दिया गया है कि इंसान अपने आप को मारने तक में भी नहीं हिचकता। तो आप सोचो ये शिक्षा हुई या फिर ये वास्तव में एक हत्या हुई? अगर शिक्षा हत्या कर रही है तो वो शिक्षा है या फिर उस शिक्षा प्रणाली को हम शिक्षा माने ना? शिक्षा किसे मान सकते हैं जब पहला टॉपिक आप देखोगे ना यही सामने है कि वह स्वयं जीवन है। शिक्षा अगर जीवन बने तो ही वो है। अगर हम बार-बार ये जाएँ कि कोई चीज़ पढ़ी, अब उसको मानने लगे कि ये चीज़ें ऐसी हुई। हम बुद्ध की बातें पढ़ें तो बुद्ध की बातें पढ़कर उनको मानने की जगह हम अगर जानने तक जाएँ कि हम बुद्ध की बातें जान सकते हैं। उन्होंने अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जाना है तो हम क्यों नहीं जान सकते? हम केवल मान क्यों रहे हैं? हम केवल रट क्यों रहे हैं? हम केवल उस चीज़ को एक अपने दिमाग पर उलझा क्यों रहे हैं? अगर एक शिक्षा ऐसा हथियार है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है और वो ब हथियार हमारे पास है, तो हमारे पास ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं कि अ, 1 सेकंड। ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं कि शिक्षा सभ्य होना सिखाती है, साक्षरता रोज़गार दिलाना सिखाती है। अगर साक्षरता रोज़गार दिलाना चाहती है मतलब कि अगर हम शिक्षित हुए तो रोज़गार नहीं पाएँगे, अगर साक्षर हुए तो शिक्षित नहीं हो पाएँगे। टॉपिक नंबर आप 1996 का देखो। साक्षरता की अत्यंत तीव्र गति के वृद्धि हो रही है। क्या लिखा है? साक्षरता में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, किंतु उसके अनुरूप शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। अब टॉपिक नंबर 1 पर जाओ। ये पुनः संरचना अगर साक्षरता दे रही है, तो ये शिक्षित क्यों नहीं कर पा रही? अगर साक्षरता शिक्षा नहीं है, तो इस पुनः संरचना का क्या फ़ायदा हो? ये तो फिर एक मटिया मेट वाली स्थिति होगी ना कि जितनी चीज़ें आपने बनाई, वो चीज़ें लास्ट में ढहने वाली हैं। उन ढहने के कारण ही हम कैसे मतलब एक वैसी बातों को सोच सकते हैं, अपने लिए विचार सकते हैं कि ये बातें पुनः संरचना चाहे 1995 के लिए हो जाए या फिर अभी के लिए हो जाए, कैसे प्रासंगिक हो सकता है? अगर कक्षा की अप्रासंगिकता बनी हुई है डिजिटल वे में भी,
आप देखो जब कोविड का दौर आया था, कितना तीव्र गति से एक डिजिटलीकरण हुआ था, कितना तीव्र गति से एक वैसी स्थिति बनी थी कि हम वहाँ पर जा रहे थे। लेकिन जो शिक्षा की मेन कंडीशन हुई है, वहाँ से कितने एक कह सकते हैं नीचे गई है, और उस नीचे जाने को ही हम शिक्षा या फिर कक्षा की अप्रासंगिकता नाम देते हैं। अगर केवल बौद्धिक शिक्षा के शिक्षक दे रहे हैं, तो भी हम उसको अप्रासंगिक मानते हैं। अगर ऐसा कथन पहले आता था कि एक कथन है, जैसे लोकोक्ति ऐसा है कि अ क्या था? पढ़े लिखे से कुछ ना होई, हर जोते से बिर्रा होई। अब आगे जो इसका अगला लोकोक्ति आता है ऐसा कि अ, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। अब पहले तो देखो शिक्षा को ही अप्रासंगिक माना गया। दोबारा क्या हुआ कि हम खेलने कूदने को अप्रासंगिक मान रहे हैं। अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि हम अच्छे अंक को या फिर कम अंक आने वाले को अप्रासंगिक मान रहे हैं। वर्तमान समय में अगर मैं सिर्फ अपना नज़रिया दूँ, अभी यहाँ पे कोई टॉपिक की बात नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का जो रूप है ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा इंसान की प्रतिभा को खोजे, उस प्रतिभा में उस इंसान में जितनी प्रतिभाएँ शामिल हों और जितनी प्रतिभाओं को वो एक इंसान एक समाज के हित के लिए उपयोग कर सकता है, तो उन प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। अब प्रतिभा खोजो योजनाएँ या फिर प्रतिभा खोजो कार्यक्रम सिर्फ़ यहाँ तक क्यों सीमित रहते हैं कि हमको बताते हैं कि आप अच्छे अंक लाओगे तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिलेगी। भैया अच्छे अंक लाएँगे, पहले आप अपना वो देखो, प्रतिभा खोजो योजना, और प्रतिभा तो आप एक सीमित नहीं कर सकते ना, तो उसमें आपने मैथ, जीके, जीएस क्यों सीमित किया हुआ है? आपका पाठ्यक्रम अगर सीमित है, तो आपका जो मेन टॉपिक है प्रतिभा खोजो योजना, तो वो टॉपिक ही गलत है। अगर वो टॉपिक ऐसा बना रहेगा या फिर वो टॉपिक ऐसा स्थिति रहेगा कि इन आधारों पर हम समझेंगे कि एक इंसान प्रतिभाशाली है या फिर एक इंसान प्रतिभाशाली नहीं है, तो वो कैसे एक निश्चित हो सकता है। अगर हम संगीत को सीखना शिक्षा नहीं मानेंगे, तो वो कैसी बातें हैं। अगर एल्वा एडिशन की बात करें, तो एल्वा एडिशन सबने कहानी पढ़ी है कि शिक्षक ने उन्हें मंदबुद्धि कह दिया था, और मंदबुद्धि कहने के कारण और उनको बताया कि यार आप नहीं सीख सकते हो, आप में वो गुण नहीं है। पाणिनि की बात करें तो व्याकरण के सम्राट या फिर व्याकरण के जनक, उनके शिक्षक ने कहा कि यार तुम्हारे हाथ में शिक्षा की रेखा है ही नहीं। अगले दिन वो गए, एक मतलब हाथ पे 10-15 रेखाएं खींच के गए तलवार से। बोले कि सर अब देखिए, अब रेखा आई कि नहीं आई, अब मैं पढ़ सकता हूँ, अब मैं सीख सकता हूँ या नहीं। तो वही है, हम अगर स्वयं की प्रतिभाओं को एक उन सीमित आधारों पर तय करेंगे कि हमारे पास साइंस के सब्जेक्ट हैं, आर्ट के सब्जेक्ट हैं, इसी में अगर पढ़ ले गए तो शिक्षा है, नहीं तो वो शिक्षा बेकार है, और फिर हमारा जो एक मन होता है, अंतर्द्वंद होता है, आत्महत्या तक हमको ले जाता है या फिर जहाँ तक भी ले जाता है। एक ऐसी स्थिति जहाँ कह दें कि हमारे पास डिग्रियाँ तो हज़ार हैं, लेकिन हम शिक्षित नहीं हैं। साक्षर होने के चक्कर में हम शिक्षित भी नहीं हैं, और ऐसी साक्षरता जो हमारे काम भी नहीं आ रही कि हम अब रोज़गार भी नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो ऐसी चीज़ें हमें सोचनी पड़ी कि हर टॉपिक मतलब सब टॉपिकों पे अगर विचार किया जाए, तो हर एक टॉपिक को उस स्तर पर बनाया जा सकता है जो स्तर उसका होना चाहिए। बातें आपके पास हैं और वो बातें सामने के उदाहरण से हैं। अगर पुनः संरचना की बात फिर से अगर आ जाए ना, तो पुनः संरचना उन आधारों पर भी कि आप अभी वर्तमान समय में शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप देखो वो प्रशिक्षण किस काम का, अगर शिक्षक उसको सामने वाले बच्चे को नहीं दिला पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। वो स्तर अगर उसी आधार पर बना हुआ है कि हम एक ना तो अनुशासन ला रहे हैं, ना तो हम कोई चीज़ें स्थापित कर पा रहे हैं, ना तो हम शिक्षा का मूल मतलब बता पा रहे हैं, ना तो हम बच्चों को ये बता पा रहे हैं कि चीज़ें कैसी हैं। और कहा भी जाता है शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, तो वो एक जैसे आज इनका ऐसे था ना, आप पढ़ो इसमें, इसमें एक बात लिखी है कि पढ़ा-लिखा अनपढ़ होना सबसे बड़ी एक दिक्कत है, और भारतीय समाज में वर्तमान समय में यही हो रहा है। पढ़ा-लिखा अनपढ़ होना, अगर माध्याह्न भोजन की बात की जाए बहुत अच्छी योजना है,
लेकिन अगर खाने के लिए जो विद्यार्थी है स्कूल जाने लगेगा, तो वो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, उस पुनः संरचना पर एक धब्बा होगा, एक कलंक होगा, एक वैसी बातें कि ऐसी बातें आपको भी नहीं अच्छी लगेंगी, हम भी एक आलोचना करने लगेंगे, अभी डिस्कस करा लो इसी ग्रुप पे, तो हज़ारों डिस्कस होंगे। अगर हम जान के भी नहीं सुधर पा रहे हैं, अगर हम समझ के भी नहीं सुधर पा रहे हैं, अगर हमको खुद नहीं पता कि अ, नो साइलोज ओनली सॉल्यूशन वाली जो स्कीम है, उसके बारे में खुद नहीं हम शिक्षित हैं, उसके बारे में हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, शिक्षा की जो मेन एक कह सकते हैं कितना डायमेंशन होना चाहिए, उसमें भी सीमितता है। आपको पता है शिक्षा एक मल्टी डायमेंशनल है, फिर भी अगर उसमें सीमितता है कि हम 3-4 चीज़ें ही देख पा रहे हैं, तो हमारे लिए एक मज़ाक की बात है यार कि चीज़ें पता है कि अच्छा करना है, सुधार करना है, शिक्षा प्रणाली पर क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा, हम लिखे अच्छा है, आत्महत्या की बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, एक जन जागरूकता घर से उठनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली की शुरुआत वैसी रखनी चाहिए। जैसे एक कहानी बताऊँ आपको कि एक कॉम्पिटिशन हुआ सारे पक्षियों, पशुओं के बीच, जिसमें चैलेंज ये था कि कौन नदी में सबसे तेज तैर पाएगा। अब पहली बात तो हाथी के लिए अप्रासंगिक हो गया। दूसरी बात कि दूसरा कॉम्पिटिशन था कि कौन पेड़ पे सबसे जल्दी चढ़ पाता है। तो अब बंदर के लिए तो एकदम अच्छी बात है। समझ रहे हो आप क्या बातें करना चाह रहा हूँ? अगर कॉम्पिटिशन हो गया कि कौन आसमान में सबसे ऊपर उड़ पाएगा, तो सारे लोगों के लिए एक तरह से अप्रासंगिक हो गया और बस एक वही जो पक्षी हैं और उसमें भी एक बाजी मार जाएगा क्योंकि एक टेक्निकल तौर पर देखें तो उसके अंदर प्रतिभा उतनी है। तो आप यही समझो कि शिक्षा व्यवस्था में यही चीज़ें हैं हमारी कि हमने एक ऐसा आयाम फिक्स कर दिया है, जिस आयाम को हम समझ सकते हैं कि यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैकाले वाली सोच कि हम एक वैसी व्यवस्था में कि मज़दूर बनने के लिए पढ़ें। पहले मज़दूरी थी चलो एक श्रम वाला मेहनत, अब मज़दूरी है मानसिक मेहनत और उसी मानसिक मेहनत को हम रोज़गार मान रहे हैं और वही रोज़गार हम साक्षर होने से ही प्राप्त करेंगे और अगर साक्षर होने की बजाय हम शिक्षित होने जाते हैं, तो हम साक्षर ना हो पाएँगे, ना शिक्षित हो पाएँगे। बस वही दुविधाएँ रहेंगी कि आप रिपोर्ट पढ़ोगे और रिपोर्ट में मिलेगा कि भारत में पिछले दशकों में लगभग 1 लाख लोगों ने 1 लाख विद्यार्थियों ने अपनी जान आत्महत्या शिक्षा के कारण ली या फिर बेरोजगारी के कारण ली। और उन्हीं आत्महत्याओं से लगेगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली बेकार है, हमारी जो पद्धतियाँ हैं सारी पद्धतियाँ बेकार हैं, उन पद्धतियों का इम्प्लीमेंटेशन बेकार है, उन पद्धतियों का जो एक रूप है वो बेकार है। लेकिन अगर हम उसको आज़माएँगे, उसको अपनाएँगे तो वो अपनाना ही सामने आ रहा है। अगर शिक्षा आप देखो हर बार आपको सवाल मिलेगा, अगर आप सवाल करने जाओगे तो हर बार उस सवाल का जवाब भले ना मिले, लेकिन उस सवाल के किनारे तक अगर आप पहुँच गए ना, तो उस सवाल का किनारा भी आपको समझा देगा कि वो बातें हैं, जो बातें हम नहीं सोच पा रहे हैं। हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है, टॉपिक नंबर 3 देखो कमेंट सेक्शन में। हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। व्यक्ति मानव से मानव बनने तक की जो एक प्रक्रिया होती है, कोई सा भी टॉपिक ले लो, ऐसे का टॉपिक है ये, मानव से मानव बनने तक की प्रक्रिया। तो आप सोच सकते हो कि हम पहली बात तो ठीक है चलो ऐसे को तो हम नॉर्मल इतने टॉपिक अब आपके पास आ गए, आप सोच सकते हो, विचार सकते हो, आपके पास कहानियाँ होंगी। और उन कहानियों को अगर लिखोगे, उन उदाहरणों को लिखोगे, अपनी खुद की मानसिकता से लिखोगे, तो लिख पाओगे। लेकिन अब जो हमारा एक टॉपिक में आगे बढ़ते हुए उद्देश्य हो चुका है, उद्देश्य ये है कि यार ऐसे तो हम लिख लेंगे, चलो वो बात की बात है। पहले हम उसको अपने मनोभावों में उतारें, उसको अपने आप में या फिर अपने स्तर पर अगर हमें नहीं पसंद है यूपीएससी, तो हम यूपीएससी एक रोज़गार प्राप्त करने के लिए क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये। तो यही है मतलब आप समझ सकते हो कि जो एक हमारा मस्तिष्क पर विचार करने का प्रयास यूपीएससी स्वयं करवाना चाह रहा है, वो स्वयं बताता है कि अगर आप बेरोज़गार हो तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और उस बेरोज़गार पर हम निबंध लिखेंगे 1000 पेजों का या फिर जितने भी हैं। लेकिन फिर भी अगर देखो तो 10 साल से पढ़ रहे हैं।
20 साल से पढ़ वो वही बातें हैं कि हमको वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये बातें भी हैं कि वो पुनः संरचना हमें एक समन्वयकारी नीतियों पर ले जाती है। उस समन्वयकारी नीतियों पर हमें सब कुछ अपनाना होगा। आप अभी जाकर पढ़ना या फिर जब भी पढ़ना, आप ये जो 2020 की एनईपी है, इसको पढ़ना। इसमें जो बातें हैं, सारी बातें आपको अच्छी मिलेंगी। ये भारत नीतियों बनाने में कह सकते हैं विश्व में प्रसिद्ध रहा है, लेकिन नीतियों का जो एक कह सकते हैं कि शुरू कर देना या फिर नीतियों का जो एक क्रियान्वयन है, उसको करने में ही हम हार मान जाते हैं और हार मानना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आप देखो कोई भी आप ये संविधान वाला देख लो, हमारा संविधान विश्व का सबसे बेहतर संविधान है, लेकिन विवाद के नाम पर तो हर बार विवाद होंगे। उसको इतना लचीला बना दिया जाएगा कि आप पढ़ते रहो, जो भी केस आ रहे हैं पढ़ते रहो। वो चीज़ें ऐसी ही हैं कि हम अगर उनको अपने आप में स्थापित नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही बनी रहेंगी और बस यही रहेगा। हमारे अच्छे अंक ऐसे में आ सकते हैं पर जीवन में नहीं आ सकते। तो यही हमको करना है कि अगर हम देख रहे हैं कि शिक्षा और साक्षरता दोनों का मैचअप हो पाए, जो एक पुनः संरचना बने, सारी चीज़ें हमारे पास उसमें हो, तभी जाकर एक तरह से कहेंगे कि जो शिक्षा थी हम लास्ट में अपना जब एक जीवन काल या फिर कहें कि शिथिल हो जाएँगे या फिर शिथिल होने की अवस्था में रहेंगे, तब जाकर हम खुशी-खुशी कह सकते हैं कि वास्तव में हमने शिक्षा प्राप्त की थी और उस कारण जीवन का हम वास्तविक उद्देश्य समझ पाए हैं। और ये जो वास्तविक उद्देश्य है, इस वास्तविक उद्देश्य को समझने के चक्कर में कइयों को हमने उस जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाया और उन्होंने कइयों को समझाया। तो वही चीज़ें हमको सोचनी है। अब मैं थोड़ा माइक ऑफ करता हूँ। आप लोग जो भी सोच पा रहे हो, इतनी बातें हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ तो घूमेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। आप जो भी सोच पा रहे हो, उन बातों को आप बोलने का प्रयास करो और मतलब थोड़ी-थोड़ी बातें बताओ। जो भी है आपको कहानी याद आ रही हो, कोट याद आ रहा हो या फिर कोई उदाहरण याद आ रहा हो, आपको एक हँसी वाली बात याद आ रही हो कि सामने वाला बोल तो रहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन पी नहीं रहा है वो। मतलब शिक्षा ले नहीं रहा है, बस बातें वो बताने वाली है कि हम पढ़े-लिखे एक अशिक्षित हैं या फिर जो भी कह लें, चाहे जिन अर्थों में कहें। तो आप जो भी सोच पा रहे हो, बस बोलो, ट्राई करो और अभी मैं माइक ऑफ करता हूँ। जो भी समझ आया सामान्य सी बातें बोलो। एक-एक उदाहरण से क्या होगा कंटेंट थोड़ा बढ़ेगा अपना। अभी जैसे मैंने थोड़ी बातें बताई तो अब आप भी कोशिश करो, एक-एक बात कोई सी भी बताओ। बोल रहा है? मैं थोड़ा स्ट्रक्चर भेजता हूँ, स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लो। कोई बोले थोड़ा देखा जाए। कोई बोलो मतलब थोड़ी बातें, एक बात आप बोल के माइक जल्दी से म्यूट कर लेना, अगर डर रहे हो ऐसा है, तो जल्दी से बोल के म्यूट कर लेना, ये बातें हैं बस। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? बोलो, बोलो, थोड़ी-सी बातें बोल दो, जो भी आपको दिमाग पे आ रहा है कि ये बातें आपने छोड़ दी हैं, इन बातों को थोड़ा सोचो। मैं भी सोचूँगा, आप भी सोचना। इतने लोग जो जुड़े हैं, वो भी सोचेंगे। अच्छा, इसको कमेंट सेक्शन में कर देता हूँ, जिससे वो रहेगा। बोलो, बोलो, कोई भी बोलो, नहीं तो फिर ऑफ कर दिया जाएगा माइक को। कोई देखो, ख़ास क्लियर नहीं होगा, क्लियर सिर्फ़ मेरा हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो फ़ायदा आपका हुआ नहीं है, बस आपके दिमाग नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? अटक रही है आपकी आवाज़। बोलिए, बोलिए। बोलिए या फिर चला जाए फिर कोई जब वैसा है तो फिर हेलो। कोई दिक्कत ख़ास नहीं है। जी, जी, बोलिए। या फिर रिकॉर्ड ऑफ कर दें तो बोलोगे आप जैसे अगर डर रहे हो तो? सर आपने बोला ना।
आपकी वॉइस थोड़ा अटक रही है। सर रिकॉर्ड बंगर शब्द उल्टे हैं